नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी आसू जी की ट्रिक पे आपका स्वागत व अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अपन वीडियो मेंस और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण टॉप 10 सीरीज लेके चल रहे थे। टॉप 10 सीरीज है उसका आज पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं जो कृषि, आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक्स, आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए हैं और ये आपके वीडियो मेंस में 40 नंबर का जो पार्ट है वो कवर अप करता है। तो चलिए, पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें जो आपको कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन मैंने दिया था कि राजस्थान में 17वीं वन रिपोर्ट, अभी कौन सी वन रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 में आई थी। आपको पता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वन रिपोर्ट आती है और वन रिपोर्ट वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। आपको बता दें कि बताओ जो 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 में आई है उसके अनुसार राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,864 वर्ग किलोमीटर। आप अच्छे से याद करके जाए कि राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 32,864 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछे तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.60% पे 9.60% पर अभिलेखित वन क्षेत्र है। किलोमीटर में पूछे तो 32,864 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में पूछे तो 9.60% पर अभिलेखित वन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति कब आई थी? तो राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। राजस्थान वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई थी। भारत में तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आ गया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, लेकिन राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड 2010 में बना था। वन नीति भी 2010 और जैव विविधता बोर्ड भी 2010, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें अभी कौन सी वन रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट। 17वीं वन रिपोर्ट 17वीं वन रिपोर्ट की यदि बात करें तो 17वीं वन रिपोर्ट में आपसे कोई पूछ रहे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल, प्रतिशत और क्षेत्रफल के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। दोनों का ही आंसर क्या होगा बताओ? उदयपुर। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? उदयपुर में। भले ही वो क्षेत्रफल में पूछे या प्रतिशत में पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा। लेकिन यदि आपसे पूछेंगे न्यूनतम, तो क्षेत्रफल में न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? क्षेत्रफल में न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो न्यूनतम वन है, क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? तो बताओ, चूरू में पाए जाते हैं। और प्रतिशत के अनुसार कहां पाए जाते हैं? प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं? तो जोधपुर में पाए जाते हैं। कहां बताओ? जोधपुर में पाए जाते हैं। यहां ध्यान रखना, क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों में सबसे ज्यादा वन, क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे ज्यादा वन उदयपुर, प्रतिशत के अनुसार भी सबसे ज्यादा वन उदयपुर। लेकिन आपसे पूछेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम चूरू में, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहां बताओ? जोधपुर में पाए जाते हैं। कहां बताओ? जोधपुर में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। रक्षित, जिसको बोलते हैं संरक्षित, रक्षित बोल दो या संरक्षित। एक होता आरक्षित, आरक्षित, एक होता अवर्गीकृत। और ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? रक्षित वन पाए जाते हैं या आरक्षित वन पाए जाते हैं या अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रक्षित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। आरक्षित को बोलते हैं रिजर्व, कहते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन, रिजर्व। और अनक्लासिफाइड, ठीक है, अवर्गीकृत।
तो शॉर्ट में इसकी ट्रिक बन गई PRU। क्या ट्रिक बन गई? PRU। ठीक है। रक्षित वन कितने पाए जाते हैं? तो रक्षित वन जो पाए जाते हैं वो 56.43% पे रक्षित वन है। 56.43% पे रक्षित वन है। आरक्षित कितने हैं? 37.05% पे क्या बताओ? आरक्षित है। ठीक है। और आपसे कोई पूछे ए वर्गीकृत कितने वन कितने हैं? तो 6.52% पे 6.52%। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन से वन है? तो सबसे ज्यादा रक्षित या आरक्षित। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं U। ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद सबसे कम, उसके बाद सबसे कम। परसेंटेज भी पूछ लेते कई बार कि रक्षित या संरक्षित वन कितने हैं? 56%। आरक्षित कितने हैं? 37%। अवर्गीकृत 6.5%। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना PRU, नहीं तो संरक्षित का आरक्षित हो जाएगा। P यानी प्रोटेक्टेड वन सबसे ज्यादा है, इंग्लिश में याद रखना प्रोटेक्टेड वन, फिर रिजर्व वन, फिर अनक्लासिफाइड वन। PRU, ऐसे ये ट्रिक याद रखना। सबसे ज्यादा कौन से? P, उसके बाद R, और उसके बाद कौन सा बताओ? U। तो ये विशेष का याद रखना PRU। क्या याद रखना आपको? PRU याद रखना है। क्लियर? तो ये था पिछले क्वेश्चन का आंसर। ये था जो पार्ट फर्स्ट था आपका, उसके कमेंट बॉक्स का जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपको मिल गया डिटेल से। चलिए अब चलते हैं आज की सीरीज पे। आज अपन टॉप 10 सीरीज का पार्ट 2 लेके आए। टॉप 10 सीरीज का कौन सा? पार्ट 2 आपके सामने। टॉप 10 सीरीज का पार्ट 2 लेके आए, पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 10 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए, भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत के जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है? तो भारत की प्रचलित मूल्यों पर तो 5.15%। ये ध्यान रखना, भारत के जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का मात्र 5% योगदान है। मोटा मोटा याद रखना कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का मात्र 5% योगदान है, 5.15% योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी है कितनी? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी है कितनी, स्थिर मूल्यों पर कितनी है और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पर है 7 करोड़ 33 लाख की, 7 करोड़ 33 लाख की, और प्रचलित मूल्यों पर है 11 करोड़ 96 लाख की। यानी आप यहां 7 करोड़ 33 लाख, यहां 11 करोड़ 96 लाख। 733,017, 733,017 ये तो है स्थिर मूल्यों पे। प्रचलित मूल्य पे कितनी है? 11,96,137। मोटा मोटा याद रखना 7 करोड़ 33 लाख, 11 करोड़ 96 लाख। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे हमेशा कम होती है, प्रचलित मूल्यों पे हमेशा ज्यादा होती है। 7 करोड़ 33, 11 करोड़ 96। ये डायरेक्ट पूछेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पे बताओ, तो 7 करोड़ 33, प्रचलित मूल्य पे बताओ 11 करोड़ 96। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर है वो 11% रही। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो 18.4% रही। मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो आपको जीडीपी पूछेंगे राजस्थान की कितनी, या जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही। तो राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 11%, प्रचलित मूल्यों पर 18%, ऐसे आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखिए, मुद्रास्फीति का मापन दो आधार पर किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। तो बताओ, थोक मूल्य सूचकांक इसको बोलते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष पूछते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999-2000 है। मैंने कहा थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं को थोक के भाव बेचा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक में राजस्थान में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और इसका आधार वर्ष क्या है? 1999-2000 में 154 वस्तुएं हैं। तो प्राथमिक समूह में कितनी वस्तुएं? 75 वस्तुएं हैं। द्वितीयक समूह में 69 वस्तुएं हैं, और तृतीयक समूह प्रकाश ईंधन वाले में 10 वस्तुएं हैं। यानी 154 वस्तुओं को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। 75 वस्तुएं प्राथमिक समूह में है, 69 द्वितीयक समूह में है, और 10 आपको तृतीयक समूह ईंधन और प्रकाश वाले समूह में। लेकिन सबसे ज्यादा वस्तुएं किसमें? प्राथमिक समूह में सबसे ज्यादा वस्तुएं हैं। प्राथमिक समूह में सबसे ज्यादा वस्तुएं हैं। ये भी पूछ सकते हैं
सबसे ज्यादा वस्तुएं किसमें, प्राथमिक समूह, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज या भारांकन वो द्वितीयक समूह का है। तो ये तो हो गया थोक मूल्य सूचकांक के 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। थोक मूल्य सूचकांक 1957 से मासिक जारी किया जाता है, मंथली जारी किया जाता है। फिर आपको होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका भी देखिए सीपीआई भी 4 प्रकार का होता है। सीपीआई कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए, सीपीआई रूरल लेबर के लिए, और सीपीआई अर्बन और रूरल के लिए, अर्बन और रूरल के लिए। सीपीआई 4 प्रकार का होता है। उसमें महत्वपूर्ण सीपीआई है सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। इसका क्वेश्चन आएगा सीपीआई आईडब्ल्यू का आधार वर्ष क्या है, 2016। ये सितंबर 2020 में चेंज किया था। पहले 2000 आपको था 1 था, इस 2001 को बढ़ा के 2016 कर दिया। कब किया, सितंबर 2020 में चेंज किया था। तो बताओ अभी आधार वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आईडब्ल्यू का आधार वर्ष क्या है, 2016 है। सीपीआई आईडब्ल्यू में आपको तो भारत के 88 शहरों का सीपीआई आईडब्ल्यू निकाला जाता है। और आपसे राजस्थान में 4 शहर शामिल है। कौन कौन से, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। पहले अजमेर था, सितंबर 2020 में अजमेर की जगह अलवर को शामिल कर लिया। तो अभी 3 शहर है, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, जिनका सीपीआई आईडब्ल्यू निकाला जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कौन से सीपीआई के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर करता है। जितनी भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर और ये प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है, उनके आपको पता है महंगाई भत्ते का निर्धारण, डीएनएस अलाउंस का निर्धारण है, वो सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि बताओ महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है, सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसका आधार वर्ष याद रखना, इसका भी आधार वर्ष याद रखना, कौन से 3 शहरों के लिए निकाला जाता है, और महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में लिखा है। ठीक है, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य वीडियो मेंस के सिलेबस में। तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, इसको बोलते हैं जैविक पार्क। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जैविक पार्क या जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, जैविक उद्यान कितने हैं। तो राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, अभी 4 है। ठीक है, आपको बताया एक प्रस्तावित है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, 4 कौन कौन से, आर्थिक समीक्षा में 4 ही लिखे, तो आपको 4 ही बताने हैं। ठीक है, एक तो सज्जनगढ़ उदयपुर में बायोलॉजिकल पार्क है, एक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर में, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है जोधपुर में, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा में। और आर्थिक समीक्षा में आपके 4 ही लिखे हैं, लेकिन 5वां जो प्रस्तावित है, 5वां जो प्रस्तावित है वो कहां है बताओ, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। 5वां जो प्रस्तावित है वो कौन सा है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहां बन रहा है, तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है वो बिछवाल बीकानेर में बन रहा है। कहां बन रहा है, बिछवाल बीकानेर में बन रहा है। तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो प्रस्तावित है वो कहां बताओ, बिछवाल बीकानेर में प्रस्तावित है। ठीक है, अभी कितने बताओ, आर्थिक समीक्षा के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे आपको 2021-22 के अनुसार उसमें 4 ही आपको होता है बायोलॉजिकल पार्क लिखे। ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है, किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क नहीं है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ऐसा भी आ सकता है। 4 जिलों में बायोलॉजिकल पार्क है, कौन कौन से है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। इन 4 में बायोलॉजिकल पार्क है। 5वां प्रस्तावित है बिछवाल बीकानेर में, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपको तो बिछवाल बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी उद्यान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, या बोल दो राष्ट्रीय। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है, बिछवाल बीकानेर में। बी से बागवानी, बी से बिछवाल, बी से बीकानेर में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ। ठीक है, 2021-22 के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ। खाद्यान्नों में आपको पता है, ठीक है, अनाज शामिल है और दालें शामिल है। तिलहन खाद्यान्न में नहीं आते, वो अलग से ध्यान रखना आपको, तिलहन को खाद्यान्न में शामिल है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ, ठीक है, 225 लाख मैट्रिक टन। अब मैं आपको बता दूं 2020-21 में कितना हुआ था। 2020-21 में होता 269 लाख मैट्रिक टन, 269.09 पूरा याद करो तो लाख मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन। 2020-21 में 269 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। 21-22 में कितना हुआ देख लो, 21-22 में कितना हुआ, 225 लाख मैट्रिक टन।
225 लाख मैट्रिक टन। तो देखिए कहां 269 था और कहां 225, यानी 2020-21 के मुकाबले 21-22 में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है। देखो 269 से घटकर 225 हो गया। ये कितना कम हुआ है? 44 लाख मैट्रिक टन कम हुआ है। 44 लाख मैट्रिक टन कम हुआ है। तो आपसे पूछेंगे 2020-21 के मुकाबले 21-22 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा या घटा है? घटा है। ठीक है, 269 से कितना 225 हो गया। कितना घटा है? 44 लाख मैट्रिक टन घटा है। परसेंटेज में पूछे तो 16.31% घटा है। 16.31% घटा है। और मैट्रिक टन में पूछे तो 44 लाख मैट्रिक टन कम हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन 2020-21 में हुआ था 269, ये सबसे हाईएस्ट था, अब वापस कम हो गया 225 हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 225 लाख मैट्रिक टन हुआ ना। खाद्यान्नों में क्या क्या आता है? तो खाद्यान्नों में आता अनाज, क्या था बताओ? अनाज आता है। और आती दालें, दलहन। आपसे पूछेंगे दालें कितनी है? 43 लाख मैट्रिक टन तो दालें हैं। ठीक है, और 182 लाख मैट्रिक टन, 142 लाख मैट्रिक टन क्या है? अनाज। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 225 लाख मैट्रिक टन। 225 लाख में से अनाज हुआ था 182 लाख मैट्रिक टन, दालें हुई थी 43 लाख। इसमें तिलहन शामिल नहीं है, तिलहन अलग से है। तिलहन का उत्पादन हुआ था 92 लाख मैट्रिक टन, 92 लाख मैट्रिक टन। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि 2020-21 के मुकाबले 2020-21 के मुकाबले 21-22 में 2020-21 के मुकाबले 21-22 में, ये आपको इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा कृषि, क्या लिखा है? कृषि, कृषि आधारित उद्योग, कृषि खाद्यान्न फसलें, याद करो। खाद्य और आपको तो व्यावसायिक फसलें, उपयोग के आधार पर फसलें, आपके सिलेबस में लिखा है, वीडियो के सिलेबस में। तो 2020-21 के मुकाबले 21-22 में, ठीक है, किसका? खाद्यान्नों का, खाद्यान्नों का, दलहन का। खाद्यान्न में आपको तो वैसे अनाज और दलहन आगे। खाद्यान्न का मतलब क्या है? अनाज और दलहन। कपास, गन्ना का उत्पादन घटा है। इनका उत्पादन तो घटा है, उत्पादन घटा है। एक ही चीज है जिसका उत्पादन बढ़ा है, जबकि तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। एक ही चीज है जिसका उत्पादन बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। बाकी सबका घटा है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, बाकी सबका घटा है। एक और चीज आपको बता दो, राजस्थान कौन से फसलों में पहला स्थान रखता है? राजस्थान प्रथम स्थान। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछते हैं। राजस्थान कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान रखता है? राजस्थान कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान रखता है? तो बीएससी, जब मैंने बीएससी की थी तो मैं पीजी में रहता था। जब मैंने बीएससी की थी ना तो मैं एक पीजी में रहता था। ठीक है, जयपुर पीजी में रहता था। बी से मतलब बाजरा, बाजरा में राजस्थान पहला स्थान रखता है। एस का मतलब सरसों और राई, सरसों और राई, इसमें भी राजस्थान क्या रखता है? पहला स्थान रखता है सरसों और राई में। ठीक है, सी का मतलब चना, चना में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। पी का मतलब क्या है? पोषक अनाज, पोषक अनाज, इसमें भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। ठीक है, जी का मतलब है गंवार, गंवार में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। कुल दलहन, टोटल दालों का करें तो कुल दलहन में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। कुल तिलहन, कुल तिलहन में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। तो कुल दलहन और कुल तिलहन में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। एक और चीज बता दो आपको, ठीक है, हम मूंगफली में दूसरा स्थान रखते हैं। मूंगफली में पहला स्थान गुजरात का है, राजस्थान का मूंगफली में दूसरा स्थान है। सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सोयाबीन में एमपी पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे। तो मूंगफली में दूसरे पे, सोयाबीन में तीसरे पे रखते हैं। आपको मैं बता दूं, जहां सिलेबस में लिखा वीडियो मेंस में कृषि और आर्थिक संसाधन, वह पूरे तीन ही टॉपिक है। कृषि के अलग अलग पार्ट लिख दिए, उद्योग के अलग अलग पार्ट लिख दिए और आर्थिक समीक्षा में योजनाओं के अलग अलग पार्ट लिख दिए। बाकी चीजें आपको तो तीन ही है, एक तो सिंचाई परियोजना है, एक कृषि है और एक उद्योग है। उनके टुकड़े कर दिए। तीन ही टॉपिक है पूरे के पूरे, और वो भी आपको 30 नंबर के। कितने? 30 नंबर के। कृषि, उद्योग, आर्थिक समीक्षा, सरकार की योजनाएं और आपको होता है सिंचाई परियोजना, पूरे 30 नंबर के हैं। ये ध्यान रखना आपको, तीन ही टॉपिक। आप उन टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो यही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कितने क्वेश्चन डिस्कस? 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लिखा ऊर्जा, ऊर्जा से लेके एक मैं महत्वपूर्ण योजना लेके आया हूं जो करंट की योजनाएं हैं। ठीक है, मैं सारे वही टॉपिक करवा रहा हूं, उन्हीं टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके सिलेबस में सीधे सीधे लिखे हैं। ठीक है, ऊर्जा आपके सिलेबस में लिखा है। तो किसान
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरू हुई थी? 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी, ठीक है। और इस योजना का जो लाभ है वो लाभ कब से मिलने लग गया? मई 2021 से। जुलाई में शुरू हुई थी लेकिन मई से भी, मई के जो बिजली के बिल आए थे वहां से इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। तो मई 2021 से लाभ मिलना शुरू हो गया था। इसके तहत जो ग्रामीण कृषि कनेक्शन जो बिजली बिल है, इन गांव में जो किसानों ने अपने बिजली बिल ले रखे हैं, किसानों ने जो बिजली बिल ले रखे हैं उसको हर माह 1000 रुपए तक की बिजली बिल में क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है। महीने में 1000 मिलती है तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो साल में 12,000 की, महीने में 1000 की, तो 12 महीने में 12,000 की उसको सब्सिडी मिलती है। कहने का मतलब है आपको बताइए, यदि कोई किसान है, ठीक है, किसान के 1000 रुपए का बिल आया तब तक उसको कुछ भी नहीं देना है, 1000 रुपए तो सरकार देगी, ठीक है। यदि 1200 का बिल आता है मंथली तो 1200 तो 200 रुपए किसान को देना है, 1000 तो सरकार दे रही है सब्सिडी के रूप में। हर महीने 1000 रुपए तक की बिजली फ्री में दी जा रही है, बिजली का बिल माफ किया जा रहा है, सब्सिडी दी जाए। महीने में 1000 तो 12 महीने में 12,000 का बिजली की अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत, जो 17 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई थी। आप यकीन मानना, जब पेपर देके आओगे तो कहोगे सर अधिकांश पेपर तो इसी में से छपा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने पर आपके सिलेबस में लिखा खनिज, आपके सिलेबस में क्या लिखा है? खनिज। राजस्थान निम्न खनिजों में एकाधिकार रखता है। राजस्थान निम्न खनिजों में एकाधिकार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि राजस्थान कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है। तो देखिए राजस्थान कौन कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, उसकी ट्रिक है। जेके नाम का एक लड़का था, वो टीवीएस की बाइक लेके आया था। जेके नाम का एक लड़का था, मेरा दोस्त था जेके, वो टीवीएस की बाइक लेके आया था। जे से जिप्सम, जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर, तो जे से जिप्सम, जे से जास्पर, के से कैल्साइट, टी से तांबड़ा जिसको गार्नेट भी बोलते हैं, वी से वोलेस्टोनाइट, ठीक है, एस से सीसा जस्ता, एस से सेलेनाइट, एस से सिल्वर, ठीक है। इनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। क्या रखता है? एकाधिकार। जिप्सम आपको तो बीकानेर नागौर में पाया जाता है, जास्पर जोधपुर में पाया जाता है, कैल्साइट सीकर में पाया जाता है, तांबड़ा गार्नेट टोंक में पाया जाता है, ठीक है, और वोलेस्टोनाइट सिरोही में पाया जाता है, ठीक है। सीसा जस्ता उदयपुर में, सेलेनाइट रेवादार जिप्सम बीकानेर में, और सिल्वर चांदी ये भी उदयपुर में, ठीक है। तो जेके नाम का एक लड़का था, वो टीवीएस की बाइक लेके आया था। इसमें राजस्थान इन खनिजों में एकाधिकार रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है। राजस्थान में पेट्रोलीफेरस, राजस्थान में जहां जहां भी तेल निकलता ना उसको बेसिन बोलते हैं, जहां पेट्रोलियम निकलता है उसको बोलते हैं पेट्रोलीफेरस बेसिन। और कितने बताओ? 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है। 4 है वो 14 जिलों में फैले हैं। 4 जो पेट्रोलीफेरस बेसिन है वो 14 जिलों में फैले हैं, 14 जिलों में, और 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। देखो 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है, कितने जिलों में फैले? 14 जिलों में फैले हैं। और बताओ 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। 14 जिलों में तो फैले हैं, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। बताओ कौन कौन से 4 बेसिन है? तो पहला है बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है, दूसरा जैसलमेर बेसिन, फिर बाड़मेर सांचौर बेसिन, और फिर विंध्य बेसिन। सर कैसे इनको कवर किया? देखिए राजस्थान का मैप आता ना आपको, ये देखो, ये जिला आपका बीकानेर, बीकानेर का पड़ोसी नागौर, तो बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर के बाद आता जैसलमेर, तो जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर के बाद आता बाड़मेर, तो बाड़मेर सांचौर, सांचौर का मतलब जालोर, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और ये विंध्य बेसिन। ये कौन सा बताओ? विंध्य बेसिन। तो बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्य बेसिन, 4 बेसिन में बटाए। बीकानेर नागौर बेसिन में 5 जिले आते हैं। 4 बेसिन हैं, कितने जिलों में फैले? 14 में। तो देखते हैं, 4 तो बेसिन के नाम तो याद हो गए, 14 जिले कौन से? बीकानेर नागौर बेसिन में 5 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में, बीकानेर पूरा संभाग काउंट करना, बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और एक नागौर। बीकानेर संभाग तो पूरा हो गया, और एक नागौर। बीकानेर संभाग में 4 जिले, एक नागौर, टोटल कितने जिले हो गए? 5 जिले। जैसलमेर एक ही जिले में, जैसलमेर में। बाड़मेर जिला हो गया, सांचौर का मतलब जालोर जिला हो गया, तो बाड़मेर और जालोर ये 2 जिले हो गए। विंध्य बेसिन में 6 जिले आते हैं। विंध्य बेसिन में पूरा कोटा संभाग आता है। कौन सा? कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग। इसके अलावा एक आपका चित्तौड़ आता है और एक भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो कोटा संभाग में तो 4 जिले हो गए, कोटा संभाग में 4 जिले हो गए। 4 जिले तो ये हो गए, ठीक है, एक 5 और एक 6, 6 इसमें आते हैं। इसमें कौन सा आते हैं ये पता है? इसमें देखो पूरा बीकानेर संभाग आता है। एक तो कौन सा? बीकानेर संभाग में 4 जिले, बीकानेर संभाग में 4 जिले, और एक नागौर आ गया। ये कौन सा? नागौर। तो बीकानेर संभाग के 4 और एक नागौर 5, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 5। 5 और 6, 6 2 8 और 8 8 6 14। बताओ 4 ये बेसिन है, 1 2 3 4, 14 जिलों में फैले हैं। कितने बताओ? 14। ऐसा पूछ सकते हैं विंध्य बेसिन में कौन सा जिला आता नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर्वाधिक जिले किसमें आते हैं? विंध्य बेसिन में आते हैं 6 जिले।
अब तो 4 बेसिन है। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कहां होता है? बाड़मेर में। तो सर्वाधिक तेल कुएं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक तेल के कुएं, सर्वाधिक तेल कुएं किस बेसिन में? तो सर्वाधिक जो तेल कुएं हैं, सर्वाधिक तेल कुएं वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन। यहां सबसे ज्यादा तेल कुएं 38, कितने बताओ? 38 तेल कुएं। सर्वाधिक तेल का उत्पादन भी कहां होता है? तो सर्वाधिक तेल का उत्पादन भी इसी में होता है, जहां तेल कुएं ज्यादा है। तो सर्वाधिक तेल का उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है, तो सर्वाधिक तेल का उत्पादन बाड़मेर सांचौर बेसिन में होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक तेल कुएं कौन से बेसिन में है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में। सर्वाधिक तेल का उत्पादन भी कहां होता है? बाड़मेर बेसिन, सांचौर बेसिन में होता है। आपने कभी सुना होगा मार्स, मार्स, मार्स क्या है? एम का मतलब होता है मंगला, ठीक है। ए का होता है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। आर का मतलब होता है रागेश्वरी, कौन सा? रागेश्वरी, कौन सा बताओ? रागेश्वरी, ठीक है। और एस का मतलब होता है सरस्वती, कौन सी? सरस्वती। ये आपको पता है तेल कुएं हैं, क्या बताओ? ये है क्या? तेल कुएं हैं। और कहां के बताओ? बाड़मेर के। ये सभी के सभी तेल कुएं कहां के? बाड़मेर के। और राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा था? राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं, तो राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं, राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा था? तो राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं मंगला था। राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा था? मंगला था। तो राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं मंगला था। 29 अगस्त 2009 को यहां से तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। वैसे राजस्थान में तेल के भंडार सबसे पहले गुड्डामलानी मिले थे, लेकिन राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा था? ठीक है, तो मंगला था 29 अगस्त 2009 को, 29 अगस्त 2009 को। एक और बात बता देता हूं आपको, ठीक है। राजस्थान तेल उत्पादन में, राजस्थान पूरे भारत में, राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान कौन सा बताओ? पूरे भारत में तेल उत्पादन में दूसरा स्थान। पहला महाराष्ट्र रखता है, दूसरा राजस्थान रखता है। राजस्थान पूरे भारत का 20% तेल उत्पादित करता है, पूरे भारत का 20% तेल। पिछली आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे तो पिछली आर्थिक समीक्षा में 24% था, लेकिन इस वाली नई आर्थिक समीक्षा में राजस्थान पूरे भारत का, पूरे भारत का 20% तेल उत्पादित करता है। तो राजस्थान है वो पूरे भारत का कितना बताओ? 20% तेल उत्पादित करता है। और तेल उत्पादन हम दूसरे स्थान पे हैं, और राजस्थान में पहले स्थान पे है बाड़मेर। कौन बताओ? बाड़मेर। और अब राजस्थान की पहली और देश की 26वीं तेल रिफाइनरी पचभद्रा बाड़मेर में, ठीक है, जो आपको पता है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के संयुक्त आपका एमओयू के माध्यम से बनी है, ठीक है। राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी इसमें 26% है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की 74% है। 43,129 करोड़ की लागत आएगी, ठीक है, और उसकी वार्षिक क्षमता है 9 मिलियन मैट्रिक टन की। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपके सिलेबस में लिखा वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। ध्यान रखना दोस्तों, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिनके आने की 100% संभावना है, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम 16वां कंजर्वेशन जोन कौन सा है? राजस्थान का सबसे नवीनतम 16वां कंजर्वेशन जोन कौन सा है? तो बताओ। राजस्थान कंजर्वेशन जोन को बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। कंजर्वेशन जोन को क्या बोलते हैं? संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में 16 संरक्षित क्षेत्र हैं। आर्थिक समीक्षा में 15 ही लिखे हैं, और ये 16वां संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा बताओ? 16वां संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि ये 2022 में बना था अप्रैल में, उससे पहले आर्थिक समीक्षा आ चुकी थी, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा में तो 15 लिखे, लेकिन ये 16वां जो आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान में अभी कितने कंजर्वेशन जोन है? 16 है। तो राजस्थान का 16वां बोल दो, या सबसे नवीनतम कंजर्वेशन जोन कौन सा है? रणखार कंजर्वेशन जोन। कहां बताओ? जालोर में। कब घोषित किया गया? 25 अप्रैल 2022 को, और ये गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का सबसे 16वां और सबसे नवीनतम कंजर्वेशन जोन कौन सा है? रणखार है। 16 कंजर्वेशन जोन कौन कौन से हैं? ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। आपने पुराने पेपर देखो, गोगेलाव पूछ लेते हैं, रोटू पूछ लेते हैं, गुड्डा विश्नोया पूछ लेते हैं, जोड़बीड़, ये तो चलते चलते ही पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंजर्वेशन जोन कहां है, ठीक है। बिशुलपुर कंजर्वेशन जोन टोंक में है, जोड़बीड़ बीकानेर में, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जोड़बीड़ में, और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है अश्व अनुसंधान केंद्र भी जोड़बीड़ में, सुंदा माता जालोर में है, जहां राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी है। गुड्डा विश्नोया का बताओ? जोधपुर में है। साकम्बरी, साकम्बरी माता का मंदिर सांबर में मत कर देना, ये साकम्बरी जो कंजर्वेशन जोन है ये सीकर झुंझुनू में। उम्मेदगंज का है कोटा में। गोगेलाव और रोटू दोनों के दोनों नागौर में है, ठीक है। जवाई फर्स्ट और जवाई सेकंड दोनों जालोर में। बांसियाल फर्स्ट, बांसियाल सेकंड, ठीक है, दोनों को दोनों का बताओ? झुंझुनू में। मनसा माता झुंझुनू में है। और शाहबाद, शाहबाद और किशनगंज 12 की तहसील है, तो शाहबाद 12 में। और इसके अलावा राजस्थान का नवीनतम है रणखार। तो इनके जिले याद करना, कौन से कहां कहां है, कौन से कहां कहां है। एक और दोस्तों, आप चलते फिरते घूमते खाना खाने के बाद टहलते हुए मॉर्निंग में, इवनिंग वॉक में कभी भी अपने लिए 15-20 मिनट तो निकाल सकते हो। 15-20 मिनट जब आप पढ़ाई से, अपनी पढ़ाई से
आपको ऐसा लग जाए कि बोरियत होने लग जाए, या थोड़ी पढ़ाई से ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको तो है बाहर टहल लें अपन, उस समय ये सुन लेना, बहुत काम का आएगा। ठीक है, सिर्फ 15-20 मिनट निकालने अपनी आपको स्टडी में से, ठीक है, घूमते फिरते टहलते, और ये 20 मिनट इतने कारगर होंगे कि बाकी टाइम आपका एक तरफ और ये एक तरफ होगा। यानी जिसको जीके में ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, नए आंकड़े कहां से लाऊंगा, उसके लिए तो ये रामबाण क्लास है, इसको मिस मत करना आप। चलिए, आपके सिलेबस में लिखा सहकारिता, कौन सा टॉपिक लिखा है? सहकारिता। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसका क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं। देखिए, राजस्थान में सहकारिता के लिए सबसे बड़ी बैंक है राजस्थान सहकारी बैंक। राजस्थान सहकारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक। राजस्थान में सहकारिता के लिए सबसे बड़ी बैंक है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सहकारिता की शुरुआत राजस्थान में भिनाई अजमेर से हुई थी, ठीक है, 1905 में राजस्थान सहकारिता बैंक, ठीक है। और एक है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, दो प्रकार के बैंक है। जो राजस्थान सहकारिता बैंक है, राजस्थान सहकारी बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में है, ठीक है। और भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी जयपुर में। ये 1953, ये 1957, इसका मुख्यालय भी जयपुर, इसका मुख्यालय भी जयपुर। ये तीन प्रकार के लोन देती है, सहकारी बैंक है, ये तीन प्रकार के लोन देती है। अल्पकालीन लोन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन जो लोन होता है ना, वो मैं आपको बता दूं 15 महीने तक होता है, 15 महीने के लिए होता है, वो अल्पकालीन होता है। मध्यकालीन होता है 3 से लेकर 5 साल तक, और दीर्घकालीन लोन होता है वो 5 साल से अधिक के लिए होता है, 5 साल से अधिक के लिए होता है। भूमि विकास बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, भूमि विकास बैंक ऐसी है जो केवल दीर्घकालीन लोन देती है, लॉन्ग टर्म के लिए देती है। ये मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देती, ये तीनों देती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और लेकिन ये लॉन्ग टर्म ही लोन देती है। कौन सी? भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक का ढांचा कैसा है? राजस्थान जैसे पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय, तो सहकारी बैंक का ढांचा भी कैसा है? त्रिस्तरीय, ठीक है। राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जिला स्तर पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और ग्राम पंचायत स्तर पर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पे, और ये तो एक ही है, ठीक है। सेंट्रल को देखिए, जिला स्तर पे कौन सी? जिला सहकारी बैंक नहीं है, ठीक है। राज्य स्तर पे तो राज्य सहकारी बैंक है, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक नहीं है, उसका नाम क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। और ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्थान पे है? जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसका नाम है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। और ये राजस्थान में अभी कितनी? 29 ही है। कितनी है? 29। और ग्राम पंचायत तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, और इनकी संख्या 7094। ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े नवीनतम पता होने चाहिए कितनी कितनी है, पूछ सकते हैं। जिला स्तर पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है, केंद्रीय सहकारी बैंक होती है, उनकी संख्या कितनी? 29। तो सहकारी बैंकों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। लेकिन भूमि विकास बैंक का ढांचा कैसा है? द्विस्तरीय है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भूमि विकास बैंक का ढांचा कैसा है? द्विस्तरीय है। राज्य स्तर पे, एक तो राज्य स्तर पे होती है और एक प्राथमिक स्तर पे होती है, ये जिला स्तर पे नहीं होती। इसलिए भूमि विकास बैंक का ढांचा कैसा है? द्विस्तरीय है। राज्य स्तर पे एक है और प्राथमिक स्तर पे कितनी है? 36 भूमि विकास बैंक है, ठीक है। इसका ढांचा द्विस्तरीय, इसका त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। ये दीर्घकालीन लोन देती है, ये सभी प्रकार के लोन देती है, दोनों जयपुर में। इसकी स्थापना 1953, इसकी 1957। एक सहकारी बैंक है और एक भूमि विकास बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड। राजस्थान में कृषि, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो राजस्थान में देखो, आपके सिलेबस में कृषि लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में कितने बताओ? 10 कृषि जलवायु खंड है। पूरे भारत में 15 कृषि जलवायु खंड है। भारत में 15 कृषि जलवायु खंड है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि तो भारत में 15 कृषि जलवायु खंड है और राजस्थान का अधिकांश भाग 14वें में आता है। किसमें आता है? 14वें में आता है, 15 में से 14वें में आता है। लेकिन राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, राजस्थान में 10 कौन कौन से? तो फर्स्ट ए, फर्स्ट के भी 3 है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए में कौन आते हैं? बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी में गांधीनगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में इनके बीच जो बच गए बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का अधिकांश भाग आता है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए शुरू कहां से करना है? बाड़मेर, फिर जोधपुर। फर्स्ट बी गांधीनगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। इसको वो इसमें हिंट आएगा शुष्क, जिसमें आ जाए शुष्क, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, वो फर्स्ट है। जिसमें उत्तर पश्चिमी नाम आ जाए, उत्तर पश्चिमी, वो फर्स्ट बी है। और जिसमें अति शुष्क नाम आ जाए, अति शुष्क नाम आ जाए, वो कौन सा बताओ? हिंदी में नाम आ जाए अति शुष्क, तो फर्स्ट सी है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट सी। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। क्लियर? दूसरा, सेकंड में 2 है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए में आता है शेखावटी वाला क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर एक्स्ट्रा आता है।
इसको बोलते हैं अंत्य प्रवाही क्षेत्र। सीकर में आपको पता है कांतली नदी बहती है, अंत्य प्रवाही क्षेत्र, इसको अंत्य प्रवाही क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, लूनी बेसिन में पाली, जालोर, सिरोही ये आते हैं लूनी बेसिन वाले। ठीक है, सेकेंड बी। थर्ड में भी ये दो है, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए में जयपुर और अजमेर को याद करना, जयपुर का पड़ोसी दौसा, अजमेर का टोंक, ये 4 जिले आते हैं थर्ड ए में, और इसका नाम है अर्ध शुष्क। क्या नाम है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है, और थर्ड बी में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आते हैं, और यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इसे बोलते हैं बाढ़ संभावी। क्या बोलते हैं? बाढ़ संभावी। ठीक है, फिर आपको पता है 4 में भी 2 होते हैं, 4A 4B। 4A में कौन आएगा? RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। ठीक है, 4A में आता है। ठीक है, 4B में क्या आता है? उदयपुर संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसको बोलते हैं आदर दक्षिणी। आदर दक्षिणी नाम आएगा इसमें, आदर दक्षिणी, क्योंकि ये दक्षिण में ही है बांसवाड़ा वाला। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा उपादर दक्षिणी, तो इसमें भी होगा उपादर दक्षिणी, उपादर दक्षिणी। हल्का सा ध्यान रखना, ये आदर दक्षिणी है और ये उपादर दक्षिणी है, और ये कोटा संभाग वाला ये 5 में आता है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसको बोलते हैं आदर दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, क्यों कोटा यानी हाड़ौती का पठार राजस्थान के कौन से बताओ? दक्षिण पूर्व दिशा में। ये कुछ मैंने क्लू बताए कि हिंदी में कैसे याद रखें। शुष्क आ जाए तो फर्स्ट ए है, उत्तर पश्चिमी जिसमें नाम आ जाए फर्स्ट बी है, अति शुष्क नाम आ जाए फर्स्ट सी है, जिसमें अंत्य प्रवाही आ जाए वो शेखावटी वाला है। ठीक है, जिसमें लूनी आ जाए तो लूनी बेसिन वाला है, जिसमें आपको होता है अर्ध शुष्क नाम आ जाए थर्ड ए है, जिसमें बाढ़ संभाव आ जाए थर्ड बी है, जिसमें आपको होता है उपादर आ जाए, ठीक है, वो 4A है, जिसमें आदर आ जाए आदर दक्षिणी वो 4B है, और जिसमें दक्षिणी पूर्वी नाम आ जाए वो कोटा संभाग वाला है। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये देखो, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, फर्स्ट ए सी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये देखो ये है सबसे छोटा, ठीक है, 4B। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? 4B है। कौन सा? 4B है। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में। झालावाड़ किस में आता है? देखो 5 में आता है। किस में आता है? 5 में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? 5 है। न्यूनतम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर किस में आता है? फर्स्ट सी में। तो न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा है? फर्स्ट सी। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जहां पर चंबल नदी वाला क्षेत्र है। तो बताओ सबसे उपजाऊ कौन सा होगा? थर्ड बी होगा, सबसे उपजाऊ थर्ड बी। और सर्वाधिक मसाले सोयाबीन, मसाले ये सारे कहां होता है? सोयाबीन, जीरा, धनिया ये कोटा में होता है। तो सर्वाधिक मसालों वाला कोटा किस में आता है? 5 में। तो सर्वाधिक मसालों वाला कौन सा है? 5। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट सी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? 4B। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? 5। न्यूनतम वर्षा वाला फर्स्ट सी। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? थर्ड बी। कौन सा बताओ? थर्ड बी। ठीक है, और आपसे पूछे सर्वाधिक मसालों वाला 5। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। या विशेष कर ध्यान रखें कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिला आते हैं। मैं आपको वापस बता, फर्स्ट ए बाड़मेर, जोधपुर, फर्स्ट बी गांधीनगर, हनुमानगढ़, फर्स्ट सी बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। सेकंड में आप देखते हैं, सेकंड है शेखावटी वाला क्षेत्र और नागौर, सेकंड बी लूनी बेसिन वाला। फिर थर्ड ए में जयपुर और अजमेर, जयपुर का दौसा, अजमेर का टोंक। ठीक है, थर्ड बी में बाढ़ संभावी वाले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, 4A में RCB राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। 4B में नीचे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, 5 में कोटा संभाग। बस ये याद रख लेना। तो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। मैंने आपको कम समय में समझाने का प्रयास किया है। यहां समझाने का काम, यहां रिवीजन चल रहा है फटाफट। ठीक है, आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपको आपकी एग्जाम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। एग्जाम हॉल में ऐसा लगेगा कि वास्तव में कि हमने वो सब क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि इस टॉप 10 की सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी शामिल करें तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, उसको भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। चलिए, आज कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर बहुत आपको सटीक था और मैं उससे देख के मुझे खुशी भी हुई कि पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने साथ जुड़े हुए। कमेंट बॉक्स में आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जिसको बोलते हैं वृत्त सीमांत भ्रंश किन जिलों के मध्य स्थित है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड वृत्त सीमांत भ्रंश किन जिलों के मध्य स्थित है और कौन से भौतिक प्रदेश में? एक तो इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। और भारत में कितने रामसर साइट है, कितने रामसर साइट है वो भी लिखना है। और सबसे नवीनतम 2 हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है कि भारत में कितने रामसर साइट। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं, जांचते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, बेस्ट विशेष और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को शामिल किया जाए या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।